बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब, उसका तीसरा चैप्टर, और आज के लेक्चर में हम उसका चौथा अहम टॉपिक जो एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है वो पढ़ने जा रहे हैं। और आज के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का उन्वान है आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और उसके फ़राइज़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे आपने पिछले 3 टॉपिक्स में ये बात पढ़ी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान के 4 सूबों के ऊपर, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अलग अलग ड्यूटीज़ को हमने समझा और साथ साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि ये गवर्नमेंट किस अंदाज में अपना काम करती हैं। ये बातें हमने पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में मुकम्मल कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम बिल्कुल इसी तरह ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि कश्मीर का वो हिस्सा जो आज़ाद हो चुका है और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, उस कश्मीर में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर पूरी हमने उसकी डिटेल पढ़ी थी और तकरीबन 7-8 मेन डेजिग्नेशंस और कैबिनेट्स और चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसी तरह हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में की थी। आज के लेक्चर में बिल्कुल एज इट इज़ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीर की गवर्नमेंट है उसमें मेन इदारे कौन कौन से हैं, मेन ओहदे कौन कौन से हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। फिर आज ही के लेक्चर में हम ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में क्या है और कश्मीर के साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान है, जिन्हें आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान का नाम देते हैं, तो वो जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, कौन कौन से इदारे हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये वाला क्वेश्चन अब यूँ समझिए कि फिंगर टिप्स पे याद करने वाला है और मेन हेडिंग्स को तवज्जो के साथ समझ लिया जाए तो ये टॉपिक बड़ा आसान है। आम तौर पर जब आप किताब को खोलते हैं तो आपको यूं ही लगता है कि जैसे ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको फिंगर टिप्स पर पॉइंट्स की सूरत में याद करें तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें याद करने वाली हैं। सबसे पहले हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेन ओहदे और मेन इदारे हैं वो है, सबसे पहले प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसे आप कानून साज असेंबली कहते हैं, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत है उसमें आप पार्लियामेंट का नाम देते हैं, नेशनल असेंबली का नाम देते हैं, सेनेट का नाम देते हैं। वो जो कानून साज असेंबली, ये वहाँ जैसे यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लिए कानून बनाने वाली एक टीम है या एक इदारा है, ऐसे ही कश्मीर में कानून साज असेंबली है और एक है सुप्रीम कोर्ट। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले नंबर पर आप फिंगर टिप्स पे ये याद करें कि मेन ओहदे और इदारे कौन से हैं। तो सदर है, वज़ीर आज़म है, कानून साज असेंबली है और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट है। इतनी सी बात आप समझ गए। अब हम आते हैं कि जब हम ये बात समझ गए तो उसके बाद अगली एक और चीज़ और अगला एक और इदारा है जिसको कश्मीर में नाम दिया जाता है कश्मीर कौंसिल का। आप यूँ समझ लीजिए कि ये पूरे कश्मीर को चलाने वाली एक मेन टीम है जिसके तहत पूरे के पूरे कश्मीर को चलाया जा रहा होता है। और इससे मुराद मकबूजा कश्मीर नहीं है, इससे मुराद आज़ाद कश्मीर है। आइए ज़रा देखते हैं कि ये जो कश्मीर कौंसिल है इसकी बातें भी फिंगर टिप्स पे बेटे याद कर लीजिए। और वो क्या है, कहते हैं जी कश्मीर कौंसिल ये कश्मीर का सबसे आला इदारा है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये आपका MCQs है। इसके टोटल अरकान की तादाद 14 है, यानी 14 अफराद पर मुश्तमिल एक मेन टीम बनी हुई है जो पूरे कश्मीर के निज़ाम को देखती है।
उन 14 अरकान में वो जो 14 मेंबर्स हैं उनमें से 8 मेंबर्स, 8 अफराद वो तो उसी आज़ाद कश्मीर से ले लिए जाते हैं, जबकि 6 बंदे हुकूमत पाकिस्तान के, यानी जो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, 6 बंदे उस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस कश्मीर कौंसिल का हिस्सा होते हैं। और अब ये हो गए 8 ये हो गए ना, 8 बंदे लिए जाते हैं कश्मीर से, 6 बंदे लिए जाते हैं पाकिस्तान से, तो 8 और 6 14। अब 6 बंदे तो आ गए हुकूमत पाकिस्तान के, वो जो 8 हैं जो कश्मीर से लिए जाते हैं वो कौन कौन होते हैं? उनमें एक होता है सदर, कश्मीर कौंसिल में एक होता है सदर, वो भी कश्मीर से लिया जाता है। वज़ीर आज़म वो भी कश्मीर से लिया जाता है। और फिर जो कानून साज असम्बली है जो कानून बनाती है पूरे कश्मीर का, वहाँ से 6 बंदे लिए जाते हैं। यूं बेटे 8 लोग जो कश्मीर से लिए जाते हैं उनकी डिटेल ये है, और 6 बंदे हुकूमत पाकिस्तान के, और यूं 14 बंदे इस कश्मीर कौंसिल के अंदर शामिल होते हैं। इस कौंसिल पूरी का जो चेयरमैन होता है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है, ना कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका सरबराह होता है। और ये कौंसिल ऐसी कौंसिल है जिसके पास पूरे कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ और पूरे कश्मीर के मामलात को देखने के इख्तियारात इसी कौंसिल के पास होते हैं। तो अगर आप इसको बजाय इसके कि रट्टा लगाएं, परेशान हो, टू दी पॉइंट याद करें। 14 मेंबर हैं, उनमें से 8 आज़ाद कश्मीर से लिए जाते हैं, 6 बंदे हुकूमत पाकिस्तान से लिए जाते हैं। और अगली बात कह दी, वो जो 8 बंदे हैं उनमें वो जो 8 बंदे कश्मीर से लिए जाते हैं उनमें सदर, वज़ीर आज़म और 6 बंदे वहाँ की कानून साज असम्बली से लिए जाते हैं। इस पूरी कौंसिल का सरबराह हेड वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। और इस कौंसिल के पास पूरे कश्मीर के निज़ाम को चलाने के इख्तियारात होते हैं। ये बेटे इतनी सी बात। आगे हम बढ़ते हैं। सदर, कश्मीर में एक सदर होता है और ये कश्मीर पूरे आज़ाद कश्मीर का आईनी सरबराह होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी MCQs है कि कश्मीर का आईनी सरबराह वो सदर होता है। और इस सदर को कानून साज असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब करती है। जैसे आपको याद होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसमें जो सदर सेलेक्ट होता है उसको सेलेक्ट कौन करता है? नेशनल असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ। ये तो पाकिस्तान के सदर को इलेक्ट करती हैं ना। जो कश्मीर का प्रेसिडेंट बनता है, कश्मीर का प्रेसिडेंट कानून साज असम्बली यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो अपने सदर को सिलेक्ट करती है। और कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए सिलेक्ट करती है। अजीज़ तलबा व तालिबात, वज़ीर आज़म की बात हो गई, अगली बात सदर की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर। कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये रियासत का इंतज़ामी सरबराह होता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कश्मीर का आईनी सरबराह प्रेसिडेंट और कश्मीर का इंतज़ामी सरबराह वो वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म की अपनी एक वज़रा की काउंसिल होती है। जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पढ़ा था कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की अपनी एक टीम होती है जिसको आप वज़ीर आज़म की कैबिनेट कहते हैं। ऐसे ही कश्मीर में जो कश्मीर का वज़ीर आज़म बनता है उसकी अपनी एक टीम होती है, उसको आप वज़ीर आज़म की कौंसिल कहते हैं। और वो कौंसिल वज़ीर आज़म को जवाबदेह होती है। और जब तक असम्बली चाहे, वैसे दुरानिया 5 साल ही होता है, लेकिन 5 साल से पहले अगर वज़ीर आज़म ठीक तरीके से काम ना कर रहा हो तो जो कानून साज असम्बली है वो वज़ीर आज़म को हटा सकती है। जैसे पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है वो अगर वज़ीर आज़म पर एतमाद न करे, जैसे इन दिनों में हुआ भी कि एक शख्स पहले वज़ीर आज़म था, उस पर पूरी नेशनल असम्बली ने एतमाद खो दिया, एतमाद करना ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर एक नया वज़ीर आज़म आ गया। तो और वो भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे होने से पहले बदल गया। तो ऐसे ही वहाँ पर भी अगर वैसे दुरानिया 5 साल है वज़ीर आज़म का, अगर कानून साज असम्बली ये चाहे कि हमने वज़ीर आज़म बदलना है तो 5 साल से पहले भी वज़ीर आज़म तब्दील हो सकता है। तो ये तो हो गई बेटे वज़ीर आज़म की बात। आगे हम बढ़ते हैं कानून साज असम्बली। कानून साज असम्बली लेजिस्लेटिव असम्बली, यानी पूरे कश्मीर का कानून कौन बनाता है?
लॉ कौन बनाता है? तो अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असम्बली है, उसके दो ईवान हैं, दो हाउस हैं, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। लोअर हाउस को नेशनल असम्बली कहते हैं, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। ये बातें आपने मुझसे सुनी हुई हैं। अब जब हम कश्मीर की कानून साज असम्बली की बात करते हैं तो उसके दो फ्लोर नहीं हैं, दो हाउस नहीं हैं, उसका एक ही हाउस है, एक ही ईवान है और उसको कानून साज असम्बली ही कहते हैं। उसके टोटल अरकान की तादाद 53 है, अंडरलाइन कर लीजिए, MCQs है। टोटल अरकान 53 हैं, जिनमें से 45 अरकान वो वोट के ज़रिए सेलेक्ट होते हैं, जबकि एक बंदा उस जो कानून साज असम्बली है, टोटल 53, उनमें से 45 वोट के ज़रिए, जैसे हमारे पाकिस्तान में MNA सेलेक्ट होते हैं वोट के ज़रिए, ऐसे वो भी वोट के ज़रिए सेलेक्ट होते हैं। अब पीछे बच गए 8, उनमें एक बंदा आलिम दीन होता है, एक टेक्नोक्रेट होता है। टेक्नोक्रेट बेसिकली तो ये लफ्ज़ बना है टेक्नीशियन से, टेक्नोलॉजी के माहिर। सिंपल इज दैट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ के हामिल या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के हेड्स, वो टेक्नोक्रेट में आते हैं। तो उन बंदों में से एक बंदा, वो भी वहाँ की जो कानून साज असम्बली है, लेजिस्लेटिव असम्बली है, उसका मेंबर होता है। एक बंदा जो ओवरसीज कश्मीरीज हैं, यानी कश्मीर के वो अफराद जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उन आउट ऑफ कंट्री रहने वाले बंदों से एक बंदा सेलेक्ट किया जाता है, जबकि 5 खवातीन होती हैं। तो यूं टोटल 53 मेंबर होते हैं। और याद रख लें कि ये जो कानून साज असम्बली है, ये करती क्या है? ये वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करती है, असम्बली के स्पीकर को सिलेक्ट करती है और असम्बली के डिप्टी स्पीकर को सिलेक्ट करती है। वज़ीर आज़म तो आप जानते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी नेशनल असम्बली वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करती है, ऐसे ही जो कश्मीर की कानून साज असम्बली है, जो कश्मीर की नेशनल असम्बली है, वो असम्बली प्राइम मिनिस्टर को, अपने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करती है, स्पीकर को सिलेक्ट करती है और डिप्टी स्पीकर को सिलेक्ट करती है। इस नेशनल असम्बली या लेजिस्लेटिव असम्बली, कानून साज असम्बली के काम क्या होते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस पूरी असम्बली का पहला काम है कानून बनाना, दूसरा काम है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाना, और नंबर 3 पूरे साल का बजट बनाना कि हमने कश्मीर में कितने पैसे खर्च करने हैं। और इस कानून साज असम्बली का जो टोटल टाइम होता है वो 5 साल होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, बड़ी सादा बातें फिंगर टिप्स पे याद कीजिए, समझ के, टू दी पॉइंट, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि बस पढ़ी जा रहे पता नहीं है क्या है, लेकिन एक एक बात को, जैसे मैं स्टार्ट से शुरू हुआ, पहली हेडिंग उसके पॉइंट्स, दूसरी हेडिंग उसके पॉइंट, तीसरी, चौथी, इस तरीके से आप इनको फिंगर टिप्स पे याद कीजिए। उसके बाद आखिरी जो बड़ा इदारा है वहाँ का, वो है अदलिया, अदालतें। अब अदलिया, वहाँ पर 2 तरह की अदालतें हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ऐसे ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट उसका एक चीफ जस्टिस होता है और 3 जजेस उसके साथ हैं। और वहाँ की हाई कोर्ट के जो फैसले लोगों को काबिल कबूल नहीं होते, तो हाई कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है। हाई कोर्ट, वो वहाँ पर एक हाई कोर्ट है पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और इसके जो बेंच हैं, यानी इसके जो सब ऑफिसेज़ हैं, सब जो इसके इदारे हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। कोटली आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर और रावला कोट आज़ाद कश्मीर, ये तीनों मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। वहाँ पर भी इनके सब ऑफिसेज़, यानी वहाँ की हाई कोर्ट के सब ऑफिसेज़ मौजूद हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये टोटल पूरा है आज़ाद जम्मू कश्मीर। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी तफसील के साथ और बड़ा टू दी पॉइंट बातें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ के मेयर ओहदे और इदारे कौन से हैं, कश्मीर कौंसिल क्या काम करती है, सदर का क्या है, वज़ीर आज़म कौन होता है, कानून असम्बली क्या काम करती है, उसके फ़राइज़ क्या हैं, और वहाँ पर अदालतें वो 2 तरह की हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
आइए अब हम बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान। अजीज तलबा व तालिबात, जितने भी शुमाली वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, आपने नाम सुना हुआ है, नॉर्थ वजीरिस्तान के जितने भी इलाके थे ना, उन सब इलाकों को मिलाकर एक सूबा की हैसियत दे दी गई। सूबा है नहीं, मगर उसका जो दर्जा है, उसका जो वे ऑफ वर्किंग है, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यूँ डील की जाती है जैसे एक प्रोविंस को की जाती है। पाकिस्तान के सूबे 4 ही हैं, वो सूबा नहीं है, मगर उसको एक सेपरेट टेरिटरी देकर उसका पूरा जो सिस्टम है वो एक सूबे की तरह चलाया जाता है। अब अजीज तलबा व तालिबात, ये काम कब हुआ? 2009 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ। इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपका MCQs होगा। और तमाम शुमाली इलाका जात को मिलाकर गिलगित बल्तिस्तान का नाम दे दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 14 अजला हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपकी इस टॉपिक के एंड पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर ये MCQs लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीज तलबा व तालिबात, वहाँ पर इसको गिलगित बल्तिस्तान का नाम दे दिया गया। वहाँ पर इसके इलेक्शन करवाए गए और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए वहाँ पर भी एक काउंसिल कायम कर दी गई, जैसे आपने यहाँ पर कश्मीर काउंसिल पढ़ी है। अब वो जो गिलगित बल्तिस्तान की काउंसिल है वो क्या काम करती है? वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी मामलात को देखती है। ये इसके कुल अरकान हैं 12, जैसे कश्मीर काउंसिल के कुल अरकान थे 14। तो ऐसी गिलगित बल्तिस्तान की जो एक काउंसिल है, एक सेंट्रल टीम है, एक मरकज़ी टीम है जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के निज़ाम को देखती है। उसके टोटल अरकान 12 हैं। उनमें से 6 अरकान वज़ीर आज़म पाकिस्तान सेलेक्ट करता है। जो बाकी 6 अरकान हैं वो वहाँ की कानून साज असम्बली सेलेक्ट करती है, जैसे कश्मीर की एक कानून साज असम्बली है, जैसे पाकिस्तान की एक कानून साज असम्बली है, जैसे पाकिस्तान के हर सूबे की एक कानून साज असम्बली है, जिसकी डिटेल आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ऐसे ही कानून बनाने वाली एक असम्बली, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए कानून बनाने वाली एक असम्बली है। और इसके टोटल अरकान 12 में से 6 वज़ीर आज़म पाकिस्तान सेलेक्ट करता है अपनी मर्ज़ी से, और 6 बंदे वो कानून साज असम्बली वहीं की वो सेलेक्ट करती है। ये एक इंतज़ामी इदारा है और इस गिलगित बल्तिस्तान की पूरी काउंसिल का जो हेड है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान डायरेक्ट गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मामलात की रिपोर्ट इनसे ले रहा होता है। उसके बाद इस गिलगित बल्तिस्तान का एक गवर्नर है। गवर्नर ये सूबे का आईनी सरबराह है। जैसे यहाँ आपने पढ़ा था कि वहाँ का जो वज़ीर आज़म है वो जो सदर है कश्मीर का वो आईनी सरबराह है, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर पूरे सूबे का आईनी सरबराह है। ये सूबा है नहीं, मगर इसके मामलात को एक प्रोविंस के तौर पर चलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर का आईनी सरबराह है और इस गवर्नर को सेलेक्ट करता है सदर पाकिस्तान। आपको याद होगा, आपने जो पाकिस्तान के 4 सूबे पढ़े, उनका भी जो गवर्नर होता है उनको भी सदर पाकिस्तान सेलेक्ट करता है। ये पिछले टॉपिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। और जब तक सदर चाहे वो गवर्नर रह सकता है। ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान में भी है, जब तक सदर चाहे गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता रहता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 5 साल ही होता है। उसके बाद एक वज़ीर आला होता है। अब ये वज़ीर आला सूबे की इंतज़ामिया का सरबराह होता है, वो आईनी सरबराह, ये इंतज़ामी सरबराह। और इस वज़ीर आला को वज़ीर आज़म सेलेक्ट नहीं करता, सदर सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की जो कानून साज असम्बली है, जो कानून बनाने वाली असम्बली है, वही इसको सेलेक्ट करती है। और ये उस पूरी नेशनल असम्बली का हेड भी होता है। और जैसे वज़ीर आज़म की अपनी एक पर्सनल टीम होती है, ऐसे ही गवर्नर जो गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला है उसकी भी अपनी एक पर्सनल टीम होती है। जैसे पंजाब के वज़ीर आला की है, सिंध के की है, KP के, बलूचिस्तान। आपको ज़्यादा बातें पिछले लेक्चर्स की साथ साथ जहन में रखना होंगी तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, वरना ये टॉपिक इटसेल्फ बहुत आसान है और बड़ा टू द पॉइंट है। आपके सामने बातें लिखी हुई हैं, यही मेन मगज़ है, यही मेन बातें हैं, करक्स है पूरे क्वेश्चन का जो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात,
قائد ایوان بھی ہے اور کابینہ کا سربراہ، یعنی اپنی جو پرسنل ٹیم ہے، جو پرسنل کیبنٹ ہے، اس کا یہ سربراہ ہوتا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں قانون ساز اسمبلی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگلی بات بڑی امپورٹنٹ کہ پورے گلگت بلتستان کی ایک قانون ساز اسمبلی ہے، قانون بنانے والا ادارہ ہے جو پورے گلگت بلتستان کے لیے قوانین بناتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز بناتا ہے، لاز بناتا ہے۔ اس قانون ساز اسمبلی کا ایک ہی ایوان ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نا، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کے 2 ایوان ہیں، 2 فلور ہیں، 2 ادارے ہیں، اپر فلور اور لوئر فلور۔ لیکن آپ نے پڑھا کہ کشمیر میں بھی ایک ہی ایوان ہے، قانون ایک ہی فلور ہے۔ اسی طرح جو گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی ہے اس کا بھی ایک ہی ایوان ہے، لوئر ہاؤس، اپر ہاؤس نہیں ہے۔ ٹوٹل اس کے ممبر 33 ہیں اس قانون ساز اسمبلی کے۔ 24 ارکان بذریعہ ووٹ سلیکٹ ہوتے ہیں، بالکل سیم ادھر والی پریکٹس ادھر ہو رہی، اور لیکن عدد میں فرق ہے، تعداد میں فرق ہے۔ 24 ارکان بذریعہ ووٹ، باقی بچ گئے، ٹوٹل 33 ہیں۔ وہ جو باقی بچنے والے ہیں ان میں سے 6 خواتین، 3 ٹیکنوکریٹس ہیں، تو 6 اور 3 9، اور یہ ٹوٹل 33 ہو گئے۔ یہ جو قانون ساز اسمبلی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ کو سلیکٹ کرتی ہے، اسپیکر کو سلیکٹ کرتی ہے اور ڈپٹی اسپیکر کو سلیکٹ کرتی ہے، اور اس ادارے کا بنیادی کام پورے گلگت بلتستان کے لیے قانون بنانا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، عدلیہ۔ یہاں کی جو عدلیہ ہے وہ بھی 2 اداروں پر مشتمل ہے۔ جیسے کشمیر میں ایک سپریم کورٹ ہے اور ایک ہائی کورٹ ہے، پاکستان میں جیسے سپریم کورٹ ہے اور 4 صوبوں میں ہائی کورٹس ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں یہاں پر نام تبدیل ہیں۔ یہاں پر 2 طرح کی کورٹس ہیں، ایک کا نام ہے چیف کورٹ اور ایک کا نام ہے سپریم ایپلیٹ کورٹ۔ سپریم ایپلیٹ کورٹ۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو چیف کورٹ ہے یہ 2009 میں صدارتی حکم پر اس کورٹ کو اختیارات دیے گئے تھے۔ 2009 میں پریزیڈنٹ نے اپنے ذاتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈیوٹیز دی تھیں، اور ان کا کام، اس چیف کورٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اس سے نیچے والی عدالت ہے، جو چھوٹی عدالتیں ہیں، ان کی اپیلوں کی سماعت کرتی ہے، اور اس چیف کورٹ کا جو لیول ہے وہ ہائی کورٹ کے برابر ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے برابر۔ اور آخری بات وہ یہ کہ اس چیف کورٹ کے اوپر ایک ہوتی ہے سپریم ایپلیٹ کورٹ۔ جیسے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ ہے نا، سپریم کورٹ، ایسے ہی جو گلگت بلتستان ہے اس کی جو سب سے بڑی کورٹ ہے اس کا نام ہے سپریم ایپلیٹ کورٹ۔ اچھا، یہ سپریم ایپلیٹ، اس میں ایک چیف جج ہوتا ہے اور ساتھ 2 ججز اور ہوتے ہیں، اور ان تینوں قسموں کے ججز کو، یعنی ایک چیف جج اور 2 ساتھ سپورٹیو ججز، ان تینوں ججز کو وزیر اعظم پاکستان 3 سال کے لیے سلیکٹ کرتا ہے۔ اس کا درجہ وہی ہے جو پاکستان میں سپریم کورٹ کا ہے، اور اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ جو چیف کورٹ میں جو فیصلے ہو جاتے ہیں ان فیصلوں کے خلاف اگر کسی نے اپیل کرنی ہو، یعنی کسی بندے کو یہ لگے کہ مجھے انصاف نہیں ملا، میرا فیصلہ درست نہیں کیا چیف کورٹ نے، تو وہ بعد میں اپنا مزید تسلی کروانے کے لیے وہ اپنا جو پیٹیشن ہے، اپنی جو اپلیکیشن ہے، وہ سپریم ایپلیٹ کورٹ میں جا کے داخل کروا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی رہتا ہے اور وہاں پر اس کو ہائی کورٹ میں یہ لگے کہ فیصلہ درست نہیں ہے تو وہ بعد میں جا کے سپریم کورٹ میں اپیل اپنی دائر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر چیف کورٹ میں مطمئن نہ ہونے والا بعد میں سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان میں اپنی اپلیکیشن کو جمع کروا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں طرح کی گورنمنٹس، آزاد جموں کشمیر، اس میں مین عہدے کون سے اور ان کے کام کیا ہیں، گلگت بلتستان کے مین ادارے، مین عہدے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔